हुआ है क्या? হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে। ओके सर। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा देखिए, बेसिकली ये क्या क्लास है? म्यूचुअल फंड का क्लास है ना? तो म्यूचुअल फंड का क्लास है, तो म्यूचुअल फंड ही पढ़ना है। म्यूचुअल फंड में हम लोग काफ़ी डेप्थ में बात चल रहा है अभी, बहुत ही डिटेल्स में आ गए। स्पेशलाइजेशन चल रहा है। स्पेशलाइजेशन इन द सेंस, आपको मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था जर्नी? सर रोज बताते हो? हाँ सर, रोज बता देता हूँ, बिकॉज याद देने के लिए, याद दिलाने के लिए कि क्या क्या कर चुके हैं और आगे क्या क्या और करने वाला है। सर हम लोग स्टार्ट किए थे म्यूचुअल फंड, एंड एक्चुअली ये म्यूचुअल फंड पढ़ने के पीछे पर्पस जो था, ये पर्सनल फाइनेंस का पर्पस था। ठीक है, मतलब एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए म्यूचुअल फंड एडवाइजर, आप किस तरह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को रन करा सकते हो, किसी क्लाइंट को बता सकते हो, किसी रिलेटिव को सजेस्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा चीज, आप अपने लिए, अपने फैमिलीज के लिए फाइनेंशियल प्लान कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारा पैरामीटर है, अलग अलग कारण है, सबका अलग अलग रीजन हो सकता है। म्यूचुअल फंड जानने का ढेर सारा रीजन। अब ठीक है, अब इस रीजन में हम लोग रिटायरमेंट प्रॉब्लम विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक, ठीक है, जैसे याद होगा 7 करोड़ का जरूरत पड़ेगा अगर आपको, अगर आज के डेट में आपका मंथली सैलरी 50-60 थाउजेंड के आसपास का है। ठीक है, जो भी कमाते हैं, जो कम कमाते हैं वो उसके हिसाब से सोचेगा, जो ज़्यादा कमाते हैं वो उसके हिसाब से सोच लेगा। लेकिन एक एवरेज करके मिडिल क्लास एक इनकम को हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया था कि अगर आप 50-60 थाउजेंड आज के डेट में इनकम करते हो, और इसका मतलब है ऑलमोस्ट आप एनुअली 6-7 लाख पर एनम कमाते हो। ठीक है, अगर सेम जो 6-7 लाख इनकम करके आप जो लाइफस्टाइल आज के डेट में मेंटेन करते हो, सिमिलर लाइफस्टाइल अगर आपको मेंटेन करना है, समय के साथ साथ महंगाई है, इन्फ्लेशन है, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको रिटायरमेंट भी करना पड़ेगा। क्यों रिटायर करना पड़ेगा? बिकॉज आपका एज हो जाएगा, आप उतना वर्किंग नहीं रह पाए। तो जब आप रिटायर करोगे, और सबसे बड़ा बात, जिंदगी में काम तो करेंगे, फिर थोड़ा रिटायरमेंट का टाइम जब आएगा, तब आप किस तरह से अपनी लाइफ को फाइनेंस कर सकते हो। तो हम लोगों ने सिर्फ एक हिसाब देखा था, अप्रोक्सीमेटली कुछ, ऑब्वियसली कुछ पैरामीटर हम लोगों ने अलग से चूज किया था, और उसमें हम लोग मोटा मोटी 12-14% के आसपास का म्यूचुअल फंड रिटर्न को हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना था। अब अलग 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 रिटर्न अपने अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। तो हम लोगों ने जो देखा था उसमें अगर 12-14% के आसपास का अगर म्यूचुअल फंड रिटर्न एवरेज में देता है, तो अगर आप 25-30 ईयर्स के एज से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो प्रॉपर वे में, तो कितना करके मंथली इन्वेस्ट करने से या एनुअल इन्वेस्ट करने से जब आप रिटायर करोगे, तो आपको ऑलमोस्ट 5 to 7 करोड़ लगेगा। मैं ये बात कर रहा हूँ, एक फ्यूचर बात कर रहा हूँ, मतलब 2050 में जाके, 2045 में जाके। ठीक है, सो ऑन दैट टाइम आपको 5-7 करोड़ चाहिए, ताकि आप आज जैसा जिंदगी बिता पाओ, कम से कम। ठीक है, कम से कम आज जैसा जिंदगी। अब देखो सर, फाइनेंशियल मैटर हमेशा एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है। अगर आप समय रहते रहते समझ पाते हो, तो आपके लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके लिए, अगर आप समय के साथ साथ फाइनेंशियल मैटर को समझ नहीं पाते, तो फिर आपको दिक्कत हो जाता है सर। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको आज म्यूचुअल फंड में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। मैं आपको आज रिटर्न कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है, रिटर्न कैलकुलेशन का क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट म्यूचुअल फंड रिटर्न। सर ये कोई बड़ी चीज थोड़ी है, इतना इन्वेस्ट करे हैं, इतना रिटर्न आया है, उसको देख लेंगे कितना प्रॉफिट हुआ और इनटू परसेंटेज कर देंगे, इसमें क्या बड़ा बात है? सर बड़ा बात है, ठीक है, बड़ी बात है सर। तो कुछ इंटरेस्टिंग है, बेसिक लेवल से बताएंगे, एब्सोल्यूट रिटर्न बताएंगे, सीएजीआर कैलकुलेशन बताएंगे, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं आज रिटर्न कैलकुलेशन में सिखाने का इच्छा रखता हूँ, एक XIRR। ठीक है, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज अनदर फाइनेंशियल पैरामीटर। ठीक है, जो कैलकुलेशंस में यूज होता है, मेनली एक्सेल सीट में यूज होता है। ठीक है, आज के डेट में अगर आप एक्सेल सीट यूज करते हो, ठीक है, तो एक्सेल सीट्स में कैलकुलेशन करने का सीएजीआर का एक आधुनिक वर्जन बोल सकते हैं। ठीक है, एक मॉडर्न वर्जन ऑफ सीएजीआर। स्पेशली एसआईपी के आज के डेट में एसआईपी बहुत होता है ना सर, म्यूचुअल फंड में एसआईपी इतने का, सुमित बहुत एसआईपी के बारे में बात करता है, करते खुद भी पैसा लगाते हैं। मौसमी, नील, आप लोग एसआईपी के बारे में सुने हो? हाँ सर।
प्लीज टेल मी साहब, आप लोग SIP के बारे में सुना है कि नहीं सुना? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यस ना सर? আরো আছে তো দাদা, SWP, STP, SWP, यस, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। STP क्या है बोल? सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न वर्ड्स आप सुन रहे हो, इसके लिए भी कुछ कैलकुलेशंस के एरिया में, रिटर्न कैलकुलेशंस के वे में कुछ कैलकुलेट करने का तरीका मैं चेंज नहीं हुआ है सर। थोड़ा सा फंडामेंटली कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके एक्सेल सीट में उसको फार्मूला वाइज बनाया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और एक स्पेशल फंड बाकी है, आर्बिट्रेज फंड, ठीक है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो सर ये तो रहा, क्या बात मैं करूंगा आपके साथ वो मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहले आर्बिट्रेज फंड के बारे में बात कर लूंगा, फिर मैं रिटर्न कैलकुलेशंस के ऊपर बातचीत करना चालू करूंगा, 2-3 मिनट में स्टार्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं कहीं पर एक आर्टिकल न्यूज़ में शायद पढ़ रहा था। तो सर क्या कहानी क्या है, सुन लो। फाइनेंशियल मैटर कितना इंपॉर्टेंट होता है लोगों की ज़िंदगी में। समय रहते रहते अगर आप फाइनेंशियल मैटर को संभालते नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसका एक एग्जाम्पल, एक कहानी। सर इस कहानी में नाम तो मुझे नहीं पता, न्यूज़ है तो फिर स्टोरी कुछ ऐसा है सर। एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स का बहुत ही अच्छा इनकम है। कैसे पता चला? क्योंकि वो अपने बच्चे को, मतलब उसका जो बेटा है, बेटा का अभी शादी हो चुका है, ठीक है, बेटा का शादी हो चुका है। तो बेटा और बेटा का बहू दोनों है फैमिली में। बेटा को सर मतलब जो पेरेंट्स का जो बेटा है या लड़का है, उसको सर पायलट बनाने के लिए US में भेजा था। तो आप समझ सकते हो कि कितना खर्चा लग सकता है पायलट बनाने में। काफी खर्चा होता है सर पायलट का, पढ़ाई है ना। क्या रे, पायलट बनने में काफी खर्चा होता है कि नहीं करता? तो बोलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो कि फाइनेंशियल मैटर कितना वाइटल है, सुन लो, है ना। पायलट बनने में बहुत खर्चा होता है। तो बेटा को पायलट बनाने के लिए भेजा था USA। बेटा ने पायलट का ट्रेनिंग भी लिया, लेकिन सर जॉब पाने में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रह गया है उसको। ऐसे पायलट का जॉब तो मिल जाना चाहिए, बट फिर भी मे बी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं किया, ट्रेनिंग पास नहीं कर पाते हैं, कुछ तो चक्कर है। तो इतना खर्चा करने के बाद भी बेटा का शादी दिया धूमधाम से, वो भी बहुत खर्चा करके। मतलब आप ऐसे समझ लो, शादी में 4-5 करोड़ का खर्चा हुआ, ठीक है, मतलब बिग फैट इंडियन वेडिंग, ठीक है। हरिद्वार का केस है। हरिद्वार कोर्ट में पेरेंट्स ने बेटे के अगेंस्ट में पे बैक के लिए बोला कि बेटा को इतना खर्चा करके पढ़ाया, इतना खर्चा करके शादी दिया, खर्चा करके घर भी बनाया, वो भी बेटे के नाम पे, ठीक है। अब माँ बाप का क्या प्रॉब्लम हो गया, जो घर बनाया वो लोन पे बनाया, लेकिन सारा जिंदगी का सेविंग्स या जो भी इनकम करता था सब बेटे के ऊपर खर्चा कर दिया। ठीक है, करना ही चाहिए, बेटे के ऊपर ही खर्चा करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बेटे को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं बना पाए, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम रह गया। लेकिन पेरेंट्स का जो कहना है, ये बहुत ही खतरनाक कहना है। पेरेंट्स का कहना है, ये कहानी जो है ओरिजिनल कहानी है, हरिद्वार हाईकोर्ट में आया है। पेरेंट्स का कहना है कि मतलब लड़का का शादी होके 6 साल हो गया है और अभी तक वो लोग मतलब कोई चाइल्ड नहीं लिया सर। तो या तो चाइल्ड दे दो या तो 5 करोड़ दे दो, ठीक है। मतलब वो अपने बेटे से या तो 5 करोड़ मांग रहा है या तो फिर एक नाती या पूती, जो भी आप जानते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली एक संतान चाहिए बच्चे के, मतलब उनके बेटा से, जिनको ये लोग पाल पोस के बड़ा करेगा। एक इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, तो या तो इमोशनल अटैचमेंट दे दो या तो पैसा दे दो, 5 करोड़, ठीक है। बिकॉज ये लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में है। फाइनेंशियल क्राइसिस का प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। बेटा ऑब्वियसली इतना खर्चा किया, माँ बाप ने इतना कुछ किया, तो माँ बाप के पास में तो बेटा को कैसे भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन हो, उनको रहना पड़ेगा। बात 5 करोड़ का नहीं है, बात एक सिंपल सा प्यार, मोहब्बत, ड्यूटी, कर्तव्य का है। मैं इस मैटर पे नहीं पढ़ना चाहता, बिकॉज दिस इज अ म्यूचुअल फंड क्लास, नॉट अ सोशल क्लास। मैं यहाँ पर ये सोशल ज्ञान तो बांटने नहीं बैठूंगा सर कि क्या है। मैं आपको बस केस बताया, ठीक है, कि हरिद्वार कोर्ट में एक माँ बाप ने अपने बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया, ठीक है। मतलब बेसिकली ये केस फाइल किया। अब केस का क्या होगा, क्या सुनवाई होगा, वो मुझे नहीं पता। अगर मुझे कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं आपको शेयर करूंगा क्लास में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है केस में, कि अगर आप रिटर्न, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है
कि म्यूचुअल फंड हो या कोई भी आपका बिजनेस का फाइनेंशियल मैटर हो, आपको अपने फ्यूचर के बारे में एक अच्छा प्लानिंग करके चलना चाहिए, है ना। नहीं तो आज देखो इतना पैसा वाला लोग, है ना, जिनके पास 10-10 20-20 करोड़ है, तभी तो बेटा को इतना खर्चा करके पढ़ाया, बिग फैट वेडिंग करवाया, घर बनाया, मतलब बेसिकली एक बहुत बड़ा बंगला बनाया, इतना खर्चा करके, फिर भी फाइनेंशियल क्राइसिस में गिर गया। हाँ, कुछ तो गड़बड़ हो गया ना सर। इतना पैसा लेके भी वो अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाया, सो कुछ तो गड़बड़ है। मतलब या तो प्रॉपर्ली अपने लिए नहीं सोच पाया था, सोचना चाहिए था, या फिर सही जगह पे खर्चा नहीं किया। जो भी हो वो उनका प्रॉब्लम है, आई डोंट नो कोर्ट क्या डिसाइड करेंगे। लेकिन हर केस में एक बात सामने आ जाता है, अगर आप बहुत पैसे वाले भी हो तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप मिडिल क्लास हो तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास हो तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन इस हर प्रॉब्लम से बचने के लिए या प्रॉब्लम को सामना करने के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान, एक प्रॉपर फाइनेंशियल गोल बना के ही चलना चाहिए, है ना सर। ताकि जरूरत में आप खुद को, अपने फैमिली को, है ना, हर केस में सपोर्ट दे पाओ, है ना, ये जरूरी है। ठीक है सर, इतना सोच के चलना जरूरी है क्या? सर थोड़ा सा तो सोच के चलना जरूरी है, बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एकदम दिमागी पागल हो जाओ, ठीक है, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि एटलीस्ट अपने फ्यूचर का फाइनेंशियल गोल को ठीक रखना जरूरी है। ठीक है, आप एकदम, मतलब क्या बताओ सर, मतलब जब प्रॉब्लम होगा तब देखा जाएगा, ऐसा मेंटेलिटी मुश्किल में डाल सकता है। बिकॉज जिंदगी इंसान को कब कौन से मोड़ में लाके खड़ा कर देता है ना, ये जिंदगी को ही पता है सर। लाइफ ओनली नो कि what to happen in future, what will happen in future and what will then you will do on that situation। तो ये तो जिंदगी को पता है, जिंदगी का मोड़ को पता है। लेकिन आपको आज जो पता है आप वो कीजिए, आप खुद का भी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, दूसरे का भी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कीजिए, एज ए म्यूचुअल फंड ओनर, एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए इक्विटी एडवाइजर, बहुत सारा रोल प्ले है सर समाज में। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो चलो सर, मैं आपको ये कहानी, बस एक छोटा सा शेयरिंग था, ठीक है, आपको कुछ समझ में आया कहानी सर? प्लीज टेल मी। मैं बनाया नहीं सर ओरिजिनल केस है, आप गूगल कर सकते हो। हाँ सर बोलो, कहानी समझ में आया कि नहीं आया? क्या रे सुमित? हाँ नील, आवाज कट रहा है बाबू। समझ में आया? ओके सर। বলো দাদা। গল্পটা বুঝতে পারলি? হ্যাঁ দাদা। ঠিক আছে, बेसिकली मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तेरा ऐसा कहानी और भी है, बट इसमें एक स्पेशल केस था। जो भी हो, चलो आ जाते हैं। अच्छा स्क्रीन शेयर है ना? इतना बता दीजिए सर, स्क्रीन शेयर है या नहीं? ओके सर। सर आज बात करेंगे सर, सबसे पहले आर्बिट्रेज फंड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट दिन मैं आपको इंडेक्स फंड बताया था, याद है ना? लास्ट दिन मैं आपको इंडेक्स फंड के बारे में बताया था, म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड कैसे काम करता है। काफी डिटेल्स में बातचीत किया था सर इंडेक्स फंड का चर्चा। आज मैं चर्चा करूंगा अभी आर्बिट्रेज फंड पे, और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में बात करने का इच्छा है, मेजरिंग म्यूचुअल फंड रिटर्न। ठीक है, कि म्यूचुअल फंड रिटर्न कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सब जो स्पेशलाइजेशन पॉइंट है ना, देख पा रहे हैं ना, रोलिंग रिटर्न्स क्या है, म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस क्या है, रेशियो क्या है, डायरेक्ट रेगुलर प्लान में डिफरेंस कितना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में बेंचमार्क क्या होता है, बीटा एसडी का यूज क्या है, शार्प रेशियो क्या है, ठीक है, सॉर्टिनो क्या है, ठीक है, कैप्चर रेशियोज क्या है, सब जानेंगे सर। अब अगला कुछ फाइनलाइज क्लास चलेगा 4-5, उसमें आपको सारा का सारा चीज धीरे धीरे बता देंगे। इतना कर लिए तो बाकी और क्यों नहीं होगा, वो भी हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट बनना ही है, कुछ भी हो जाए म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट बनना ही है। सर जो फंड के बारे में अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। इसका नाम है सर आर्बिट्रेज फंड। क्या नाम है सर? आर्बिट्रेज फंड। सर आर्बिट्रेज का क्या मतलब है, आर्बिट्रेज फंड कैसे काम करता है? सर काम कैसे करता है ये तो अभी समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको करेंटली इंडिया में चलने वाला बेस्ट आर्बिट्रेज फंड का थोड़ा डेटा दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको अगर मैं ये जीरोधा से दिखा रहा हूँ, जीरोधा कॉइन, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, करंट एनएवी
31.8911 का है। ये NAV क्या है आप लोगों को पता है सर। CAGR 4.68 का इसका करेंट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। 5 साल के हिसाब से देखो तो 5.78% का ग्रोथ रेट है, मतलब ईयर ऑन ईयर 5%। 1 साल के हिसाब से देखो तो ऑलमोस्ट 4-4.5% के ऊपर इसका ग्रोथ रेट है। ठीक है सर, ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये ग्राफ जो है आपको बता रहा है कि कहाँ से फंड का ग्रोथ किस तरह से हुआ है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फंड, मतलब जो आर्बिट्रेज फंड में आपको ऐसे बहुत सारे फंड दिखेगा। ईटी मनी पे देख लेते हैं थोड़ा। एक्सिस आर्बिट्रेज फंड जो अभी बेस्ट परफॉर्मेंस एक है, ठीक है, जो 5 साल के हिसाब से देख रहे हैं, तो अगर 1 साल के हिसाब से देखेंगे तो भी मिलेगा, 3 साल के हिसाब से देखेंगे तो भी मिलेगा, 1 साल के हिसाब से देखें तो भी यहाँ पर एक्सिस आर्बिट्रेज फंड नंबर 1 पोजीशन पे दिख रहा है। एडेलवीस आर्बिट्रेज सेकंड में है। रिटर्न इसका भी अच्छा है सर, 4.78% पर एनम। सर ये क्या कौन करता है, आप डायरेक्टली नहीं करोगे, ठीक है, आप आर्बिट्रेज फंड चूज करोगे। और म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करता है, अपना पैसा को आर्बिट्रेज में डालते हैं। सर आर्बिट्रेज कैसे काम होता है, यही आपके मन में चल रहा है। ये भी अगर आप जब आप फ्यूचर में AMC में काम करोगे सर, ठीक है, आप बहुत सारे AMC में काम कर सकते हो। जैसे मैं रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल के बारे में, जॉब के बारे में बहुत बोल रहा हूँ सभी को, ठीक है, कि मोतीलाल ओसवाल जैसे जॉब दे रहा है, इसी तरह से एक्सेस भी जॉब देता है, एडेलवीज जॉब देता है। देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब ओपनिंग इन एक्सेस, मतलब सिक्योरिटी सेक्टर्स, ठीक है, एज ए CA इंटर, एज ए CMA इंटर, ठीक है। और अगर कुछ नहीं तो कम से कम आप NISM क्रैक कर लो। NISM क्रैक करके अगर आपका मार्केट नॉलेज है सर, ठीक है, अगर आप म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के साथ एक कनेक्टेड इंसान बन जाते हो, तो आपको हजारों जॉब आपके लिए अवेलेबल है। मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी ले लो, मेरा मेरा गारंटी ले लो सर। आप मार्केट का नॉलेज के साथ NISM क्रैक कर लो। CA में इंटर अगर कम से कम रह गया तो आप अच्छा स्टार्ट पाओगे, मतलब आपको सैलरी में अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आपका फाइनेंशियल नॉलेज एक प्रूफ दिखाते हैं कि भाई ये तो फाइनेंशियली काफी डेवलप एक स्टूडेंट है, या फिर एक फाइनेंशियल नॉलेज में काफी डेवलप है, ठीक है। और अगर आप CA में बन जाते हो तब आप कंपनी का बॉस बन जाओगे, इतना गारंटी है, ठीक है। मतलब आप सबसे हेड में रहोगे और आपका सैलरी आसमान छुएगा, इतना डिटेल्स में आपको मैं बता सकता हूँ। तो अगर कंप्लीट CA में बन के NISM के साथ साथ अगर कंपनी में जाते हो तो आपको गगन छुएगा। कम से कम इंटर क्रैक करके जाओगे और NISM के साथ जाओगे तो भी आप एक अच्छा रेस्पेक्टेड स्टेज में स्टार्ट कर सकते हो अपना जॉब लाइफ। और अगर आप कुछ नहीं तो कम से कम सिर्फ BCom और NISM क्रैक करके जाते हो तो भी आप अपना जॉब लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। ये भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, इतना लिख के रख लो। लेकिन एक बात बार बार बोलूंगा, सिर्फ सर्टिफिकेशन इज नॉट इनफ टू क्रैक द इंटरव्यू, ठीक है। एक साउंड मार्केट नॉलेज, मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, जो आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आप ठीक से समझिए, पढ़िए, नॉलेज गैदर कीजिए, रेगुलर चर्चा कीजिए, ग्रुप में डिस्कस कीजिए। जैसे हमारे ग्रुप में जो लोग हैं सब कोई डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। बातें कीजिए दोस्तों से, ठीक है। घर में फैमिलीज में बातें कीजिए कि ये हुआ वो हुआ, ठीक है। जी बिजनेस, NDTV प्रॉफिट, या फिर मार्केट में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, सुनिए, जानिए, जहां से मर्जी सीखिए, लेकिन मार्केट के बारे में जानकार बनिए, ठीक है। आप देखिएगा, गारंटी है सर, बेसिक जॉब लेवल में कोई दिक्कत नहीं, मतलब स्टार्ट करने में स्टैंडर्ड स्टार्टिंग हो रहा है सर। एज ए फ्रेशर्स 16-17,000 के आसपास स्टार्टिंग दे रहा है, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो और बेहतर, और बेहतर, ठीक है। तो अपने आप को डेवलप करो सर। मोतीलाल ओसवाल में बहुत अर्जेंट नीड चल रहा है, मेरे को कंपनी बहुत बार फोन करके बताया, मैंने ज्यादा किसी को मतलब नहीं कर पाया, जो पुराना 2-3 था मैं उन्हीं लोगों को बोला, 1-2 गया सर, सिलेक्टेड भी हुआ। तो आप लोग भी करोगे, आप लोग भी सिलेक्टेड हो जाओगे, इतना तो गारंटी है। बस आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट रखता है सर, जिसको भी जाना है। मैं सबको बोला कि अगर कोई फ्रेंड सर्कल में है तो उनको बताओ, अगर जॉब का नीड है तो बस NISM क्रैक करेगा और एंटर कर सकता है, ठीक है सर। ये सब तो बात की बात है, आपको आगे आगे समझ में आ ही जाएगा। लेकिन आपको मैं आर्बिट्रेज फंड का रिटर्न समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब आर्बिट्रेज शेयर मार्केट से कनेक्टेड एक कॉन्सेप्ट है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर मार्केट के साथ और फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट के साथ काम करता है। सर मैं क्यों बोला जानते हो ये बात, बिकॉज रिसेंटली जो जॉब ओपनिंग चल रहा है वो एक्चुअली इक्विटी डेरिवेटिव के लिए चल रहा है। मैं रिसेंटली इक्विटी डेरिवेटिव का क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, सुमित ज्वाइन करेगा, मेरे को पहले ही बोल दिया, और भी 2-1 जन है सर जो इक्विटी डेरिवेटिव ज्वाइन करने वाला है, ठीक है। इक्विटी डेरिवेटिव का काम ज्यादा अभी है, तो कंपनी इक्विटी डेरिवेटिव के ऊपर जॉब ओपनिंग किया है, स्पेशली इन कोलकाता।
ठीक है, कोलकाता में ये सब जॉब का मतलब अभी मार्केट बहुत हाई चल रहा है सर। ठीक है, देख सकते हैं आप NISM में जो इक्विटी डेरिवेटिव का जो कोर्स है, ठीक है, ये सर्टिफिकेशन मांग रहा है सर। ठीक है, अब सर मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ जानते हो, बिकॉज अभी जो आपको मैं आर्बिट्रेज फंड बताने वाला हूँ ये एक्चुअली फ्यूचर मार्केट के बारे में, और फ्यूचर मार्केट जो है वो इक्विटी डेरिवेटिव के ऊपर बेस करके चलता है। उसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक फ्यूचर एक दूसरा ऑप्शन। ठीक है, और उसमें इक्विटी डेरिवेटिव जो है सर, इक्विटी डेरिवेटिव 1500 का मतलब सेबी फीस लेता है। ठीक है, और 120 मार्क्स का नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 का होता है, 120 मिनट का टाइम रहता है, 60% पास मार्क्स है। ठीक है, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है सर। ठीक है, 25% ऑफ मार्क्स नेगेटिव, मतलब 60 लाना होगा आउट ऑफ 100 में, 100 में 60 में पास है। आपका लाइसेंस 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। नौकरी करोगे तो फिर ठीक है, अगर नौकरी नहीं करोगे तो एक सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा सेबी की तरफ से। ठीक है, बाकी आपको प्रिपेयर करना है सर इक्विटी डेरिवेटिव के लिए। ठीक है सर, ये सब तो मैं इक्विटी डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी क्यों बोल दिया सर, अभी इसलिए बोल दिया क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड आर्बिट्रेज है ना, इसका नॉलेज भी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट के मिलता है या इक्विटी डेरिवेटिव से मिलता है। Okay, we have to move ahead and discuss mutual fund attributes and gradually steer our way to identify techniques of building a mutual fund portfolio. While I was all set to do that, I just remembered we had not discussed arbitrage fund. Yes, हम लोग arbitrage fund discuss करना भूल गए थे। ठीक है, तो चलो बोल देते हैं, which for some reason market attention है आज के डेट में, arbitrage में बहुत market attention है। So before we understand arbitrage fund, we need to understand what arbitrage means. Arbitrage fund को समझने से पहले आपको आर्बिट्रेज क्या है जानना पड़ेगा ना सर। हेलो, एक्सिस आर्बिट्रेज, एडलुइस आर्बिट्रेज, लेकिन ये फंड है क्या, आप खुद को क्या समझाओगे और अपने क्लाइंट को क्या बताओगे। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है सुमित, मौसमी, बात समझ में आ रहा है ना कि आर्बिट्रेज फंड है, ठीक है, लेकिन आर्बिट्रेज अगर खुद समझ में नहीं आएगा तो फिर आर्बिट्रेज कैसे काम करता है, आप खुद क्या नहीं समझोगे तो फिर अपने क्लाइंट को क्या बताओगे। तो फिर this is something you guys are familiar, we have discussed arbitrage of a couple of occasions, in particular we have looked, actually ये arbitrage के बारे में discussions में future and options में बहुत बार करता हूँ, put call parity, ठीक है, पेयर ट्रेडिंग, ये सब ना फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट में जब पहले क्लास हुआ था तब बताया था, ऑफलाइन में हुआ था। ठीक है, फॉर अदर्स मतलब ऑन दैट टाइम जो किया था, जो आर्बिट्रेज के बारे में नहीं जानते, ऑल ऑफ अस एट सम पॉइंट इन लाइफ वी हैव कैरिड आउट एन आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शंस। कैसे है, for example when I was in first year college, actually ये author बता रहे हैं, I would pay my cousin in Singapore to buy me, एक एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिए सर। ऑथर बता रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में जब वो कॉलेज में थे, वो अपने कजिन जो सिंगापुर में थे, ठीक है, उनको एक रॉक एंड रोल ऑडियो कैसेट्स मंगवाने के लिए बोला था। सिंगापुर में उनका भाई रहते थे, भाई को बोला कि भाई रॉक एंड रोल ऑडियो कैसेट्स लाना, कितने में, 100 रुपीज पर टेप। वही टेप वो बैंगलोर में बेचता था 150 में। ठीक है, समझ में आ रहा है सर, ऑथर का भाई 100 टका में रेडियो टेप लाते थे सिंगापुर से, बिकॉज वो रेडियो टेप, रॉक एंड रोल रेडियो टेप जो है, ऑडियो कैसेट जो है, वो सिंगापुर में मिलता था, और बैंगलोर में वो 150 में बिकता था, बिकॉज वो बैंगलोर में नहीं मिलता था। ठीक है, तो बेसिकली आर्बिट्रेज का मतलब क्या हो गया, सस्ते वाले मार्केट से खरीद के महंगे वाले मार्केट में बेचना। आपको समझ में आया कुछ, आर्बिट्रेज का ही सिंपल मतलब है। तो ये तो सबको ही करता है, बड़ा बाजार सस्ता वाला मार्केट है, वहां से लेके आप जहां भी रहते हो, दमदम में, मानिक तला में, केस्टपुर में, सॉल्ट लेक में, न्यू टाउन में, जो जहां भी रहता है वहां पर थोड़ा महंगा में बेचता है। यस और नो, हेलो, क्या आपको बात समझ में आया सर, यही है आर्बिट्रेज। यहाँ पर सिंगापुर बोला, आप इसको सिंपल अपने घर के सामने का जो भी लोकेलिटी है उससे समझ लो, बड़ा बाजार में सस्ता मिलता है, वहां से लेके आपके लोकल मार्केट में महंगा में बेचो। 100 का प्रोडक्ट 120 में बेच लो, 100 का प्रोडक्ट 150 में बेच लो, जहां जितना मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, मार्केट टू मार्केट वेरी करेगा, कॉम्पिटिटर जितना कम रहेगा आप उतना ज्यादा मार्जिन कमा सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो आपको उतना मार्जिन नहीं मिलेगा। सर तो फिर ये आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है, वही तो जानने वाला चीज है सर। बहुत लोग हमारे कोलकाता में चांदनी चौक एरिया में बहुत सारे ऐसे स्टॉक फार्म हैं, नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह चलाते हैं, बहुत केस में CMA वगैरह, जो कॉमर्स के जानकार लोग हैं वो इस सब चीज को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं। और देयर आर लॉट्स ऑफ आर्बिट्रेज फार्म, मतलब स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट,
कॉमोडिटी मार्केट, समझ रहे हैं ना सर? हाँ, करेंसी, स्टॉक, कॉमोडिटी, ये सब में आर्बिट्रेज में ही खेल खेलता है, एक मार्केट से खरीदता है दूसरे मार्केट में बेचता है। सर कैसे करता है, चलो समझाते हैं। ऐसे एक फार्म में ऑडिट में गया था सर, ऐसे ही एक आर्बिट्रेज का काम करता था रेगुलर बेसिस में, उसका ऑडिट में गया था जब मैं फार्म में ऑडिट का काम करता था उस टाइम का। बहुत दिन पुराना बात है सर, 7-8 साल पुराना बात है। इन एन आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शंस यू बाय एन एसेट्स लाइक द ऑडियो टेप फ्रॉम वन मार्केट, जैसे सिंगापुर मार्केट। सिंगापुर मार्केट में ऑडियो टेप कितने का है सर? 100 का। तो सस्ता में बिकता है सिंगापुर में 100 रुपीज में। जैसे बहुत लोग दुबई से आईफोन लाके इंडियन मार्केट में बेचता है ना, दुबई में आईफोन सस्ता है, इंडियन मार्केट में आईफोन महंगा है, ठीक है, टैक्स लग जाता है। तो दुबई से अगर आप लाते हो और वहां से लाके आप इंडिया में सस्ता में बेच सकते हो। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कह रहे हो? হ্যাঁ, দুবাইতে অলমোস্ট 40% ডিসকাউন্ট চলে। 40%? অলমোস্ট ऑलमोस्ट, तो इंडियन आप, কারেন্সি, इंडियन কারেন্সি থেকে। यस सर, ठीक है। तो आप समझ ही रहे हो, दुबई से आईफोन लाके इंडियन मार्केट में बेचना है अभी आपको, अगर आप कर सकते हो तो, अगर आपका चैनल है तो 100 का কিন্তু चीज এটা 150। हाँ बोलो। আইফোন হবে না, কারণ হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিংটা প্রথমে থাকবে তোমার ওই সিঙ্গাপুরে, हम्म ঠিক আছে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি সার্ভিস সেন্টার তো তোমার আইএমআই নাম্বার যেটা রয়েছে, ওটা हम्म। অনলি এখন তোমার অ্যাপেল বা আইফোনের বেসিক্যালি নিয়মই হয়ে গেছে যে তোমার যদি মেড ইন ইন্ডিয়া থাকে, বেসিক্যালি ইন্ডিয়ার জন্য এটা নিয়মটা অ্যাপ্লিকেবল করেছে। কারণ হচ্ছে কি মেক ইন ইন্ডিয়া থাকলে তবেই এটা রিপ্লেসমেন্ট তুমি ইন্ডিয়াতে পাবে, তার জন্য একটা সোয়াইপ কিট আসছে দুখানা। মানে আইফোনেরও আবার তোমার দুখানা ভার্সন থেকে, একটা আমেরিকান ভার্সন থেকে একটা ইন্ডিয়ান ভার্সন থেকে। हम्म আমেরিকান ভার্সনটা বেসিক্যালি ইন্ডিয়াতে চলেই না, কারণ সার্ভিস সেন্টারে প্রচন্ড হ্যারাসমেন্ট, তাই জন্য। तो আর এই बेसिकली देखो, আমেরিকান ये तो हाँ लीगल प्रोसेस तो बहुत सारा है, बट ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ बोल, क्या बोल रहा था बोल। এই আমেরিকান ভার্সনটাই যেটা থাকে, এটা হচ্ছে তোমার ডাইরেক্টলি রিপ্লেস করে দেয়, ইন্ডিয়ান ভার্সনে কনভার্ট করে দেয়। আর এই अच्छा। কনভার্ট করা যেই ফোনটা থাকে, এটাকেই ওরা রিপ্লেস করে আবার মেক ইন ইন্ডিয়ার লোগো মেরে সোয়াইপ কিট বলে চালায়, যেটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড হ্যান্ড ফোনের যারা ডিলিং করে তারা ফেল করে। সোয়াইপ কিট বলে তুমি যেখানে যাবে 50% থেকে 60% অলমোস্ট ডিসকাউন্টে এটা পাওয়া যায়। अरे রিপ্লেসমেন্ট প্রোডাক্ট, কিন্তু নতুনই প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট প্রোডাক্ট সোয়াইপ কিট বলে চালায়। এর নামই হয়ে গেছে সোয়াইপ কিট। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। सो आई होप कि नाउ आपने आर्बिट्रेज करके कितना कमा लिया सर? फ्री प्रॉफिट हो गया ना? भाई आ रहा था सिंगापुर से, प्रोडक्ट लाया, आप यहाँ पर 50 टका प्रॉफिट कर लिया। सुनने में कितना आसान लगा, है ना? सो आर्बिट्रेज इज ब्यूटीफुल, है ना, सुंदर है, राइट? If the above were to hold, all I had to do in life was to buy tapes from Singapore and sell the same in Bangalore. ऑथर कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो सिंगापुर से खरीदते और बेंगलुरु में टेप ही बेचते तो इतना मजा आता, 100 का चीज 150 में बेचते बेचते जिंदगी एकदम मजेदार हो जाता। ये लार्ज क्वांटिटी में भी करेंगे एंड डू सिटिंग ऑन ए मैसिव पाइल ऑफ कैश। अगर ऐसा होता तो इतना सेल करके पैसे के ऊपर राज करते सर, है ना? 100 का चीज 150 में बेच बेच के अच्छा खासा रिटर्न है। लेकिन लाइफ इतना आसान थोड़ी ना है। हाँ बोल। 50% রিটার্ন, ফিফটি फिफ्टी পার্সেন্ট না परसेंट হলে 30% হয়ে যাবে। মানে তোমার ট্যাক্স ফ্যাক্স বা ট্যাক্স ছাড়া ওই তোমার গাড়ি ভাড়াটা, ট্রান্সপোর্টেশনের খরচা ফরচা सब ধরে 30% মতো প্রফিট लेकिन অলমোস্ট लेकिन হয়ে যাবে। बट लेकिन लाइफ इतना आसान थोड़ी है। The assumption এটাই here তো is एग्जैक्टली सर, इसमें कुछ assumptions है। सो ऐसा सिंपल एग्जांपल था आर्बिट्रेज का, बट आर्बिट्रेज रियल लाइफ में कैसे होता है इज दैट देयर आर कंटिन्यूअस सप्लाई एंड डिमांड इन बोथ मार्केट। तो कंटिन्यूअस सप्लाई एंड डिमांड बोथ मार्केट में चलेगा तभी आपका ये टेप का बिजनेस चलेगा। आई मीन इमेजिन ए सिचुएशन वेयर आई बाई टेप्स वर्थ रुपीज 1 लाख विथ ए होप टू सेल इज 1,50,000, है ना? 100 का चीज 150 अच्छा लग रहा था, बट अभी 1 लाख का चीज 1.5 लाख में बेचना है। सोचने में कोई बुराई नहीं है, बट इतना आसान तो नहीं होता ना। एंड सडनली आई रियलाइज दैट पीपल इन बैंगलोर आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन रॉक एंड रोल। मतलब रॉक एंड रोल टेप का डिमांड मार्केट से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपने 1 लाख तो फंसा दिया था सर, आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया था बिजनेस पे, तो फिर क्या होगा अभी? वो लोग अभी दूसरा कोई ब्रांड यूज करना पसंद करता है, कुछ समथिंग बॉयज ऑन टाइप उस टाइम पे चलता था सर, तो फिर आपका पैसा गया ना। प्रॉब्लम समझ में आया? पहले आसान लग रहा था, ब्यूटीफुल लग रहा था, बट धीरे 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 इसका ब्यूटीनेस खत्म हो गया ना।
समझ में आया ना सर? यस सर। अब आगे देखो, उसमें कनेक्टेड आছিস? ओके सर। सो बेसिकली आपका 1 लाख चला गया। सो द पॉइंट इज, अनलाइक पॉपुलर नोशन, एक सबका एक ऐसा लगता है कि आर्बिट्रेज इज नॉट अ, मतलब पॉपुलर नोशन ये है कि आर्बिट्रेज रिस्क फ्री नहीं है, बट आर्बिट्रेज इज नॉट अ रिस्क फ्री। व्हाट वी डिस्कस्ड इज एन एग्जांपल ऑफ द सप्लाई डिमांड रिस्क, है ना? आपने जो प्रोडक्ट का मार्केट में सप्लाई करना चाह रहा था, उसका मार्केट में डिमांड खत्म हो गया। सो एसोसिएटेड विद द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, जो आर्बिट्रेज के साथ बहुत कनेक्टेड एक पॉइंट है। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेज रिस्क फ्री है, बिल्कुल नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि आर्बिट्रेज में रिस्क नहीं है रिस्क है, बहुत रिस्क है, लेकिन इसके मेनली डिमांड सप्लाई रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है। लेकिन इसको स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड करना है ना सर, म्यूचुअल फंड के साथ कनेक्टेड करना है। थोड़ा वेट करो ना सर, अभी आ जाएंगे। सिंगापुर बैंगलोर समझ गए, आ गया तो स्टॉक मार्केट समझना कोई बड़ा बात नहीं रहेगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। Imagine another scenario where a friend of mine figures my little trick and he does the same and buy the tape from Singapore at 100 but sells the same at slightly lower at 140. तो एक तो आपको मैंने डिमांड सप्लाई रिस्क बताया, अब एक दूसरा रिस्क भी देखो। अब आपने जो 100 टका से सिंगापुर से टेप लाते थे, आपके किसी दूसरे दोस्त को पता चल गया, सिमिलर ट्रिक्स वो भी अपनाना चाहा, उसका भी कोई कनेक्शन में सिंगापुर में कोई रहता है, वो उसको बोला कि भाई लाना मेरे लिए भी, मैं 100 का चीज 140 में बेचूंगा। तो आप अभी मोनोपोली करते थे, 100 का चीज आप 150 में बेचते थे, 50 का प्रॉफिट करते थे। अभी आपका दोस्त जो है वो बैंगलोर सिटी में ही 100 का चीज 140 में बेच रहा है, तो आपके खेल में आपको ही हरा दिया ना अभी। हेलो, खेल आपका था बट आपके खेल में आपको ही हराया। हराया कि नहीं हराया? 150 का चीज 140 में बेचेगा तो आप आपसे लेगा कि दोस्त फ्रेंड से लेगा? बोलो। हेलो सर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या चल रहा है सर? कुछ नहीं। जब किसी चीज का डिमांड मार्केट में बढ़ना चालू हो जाता है ना, तो धीरे धीरे उसका सैचुरेशन हो जाता है। सैचुरेशन समझते हैं? एक टाइम आता है जब उसका डिमांड खत्म हो जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक, अब धीरे धीरे आप क्या करोगे? आपको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो 100 का प्रोडक्ट 140 में जैसे दोस्त ने बेचना चालू किया, तो आप क्या बोलोगे? 135 में दे देंगे, 125 में दे देंगे। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आपका मार्जिन इवापोरेट हो जाएगा। आपका जो मार्जिन रह रहा था, वो मार्जिन कहाँ चला जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। दिख जो पैसा दिख रहा था वो पैसा नहीं रहेगा। तो इस तरह से हर एक बिजनेस का ये सिचुएशंस होता है सर। ठीक है, डिपेंड करता है कि कोई बिजनेस में अगर इतना कंपटीशन नहीं है तो वो अपना मोनोपोली रख पाता है, बट ये बिजनेस का एक प्रॉब्लम है। तो पॉइंट बीइंग, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी और आर्बिट्रेज प्रॉफिट श्रिंक व्हेन मोर पीपल ट्राई टू एक्सप्लॉइट द सेम अपॉर्चुनिटी। तो आर्बिट्रेज का अपॉर्चुनिटी आपका कब खत्म हो जाता है? जब एक ही चीज बहुत सारे लोग ट्राई करना चालू कर देता है। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट द स्टॉक मार्केट। अब आपको सिंगापुर और बेंगलोर में नहीं घूमना है, अब स्टॉक मार्केट में आ जाओ। ठीक है, लुक एट द स्नैपशॉट। किर्लोस इंडस्ट्रीज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सर एक मार्केट में बिक रहा है 562 में। जस्ट लुक हियर सर, एक मार्केट में एनएससी में चल रहा है 562.40 और बीएससी में चल रहा है 546.40। হ্যালো। क्या आपको? हाँ बोलो। হ্যাঁ, এই আজকে আমি এইটার ব্যাপারে একটু দেখছিলাম, বুঝলে তো। हम्म। সাপোজ আমাদের ইন্ডিয়ান কিছু কোম্পানি আছে যেগুলো তোমার আমেরিকার মার্কেটেও লিস্টিং আছে, যেমন কি হচ্ছে তোমার হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, हम्म। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে ইনফোসিস, এই কোম্পানিগুলো আমেরিকার মার্কেটেও লিস্টিং আছে। हम्म। কিন্তু যদি ইন্ডিয়ার মার্কেট আর আমেরিকার মার্কেট কম্পেয়ার করো, তাহলে অলমোস্ট তোমার 80% ডিসকাউন্ট এই কোম্পানিগুলো চলছে। তো বেসিক্যালি যদি এখন যদি আমেরিকান মার্কেটে যদি এই কোম্পানির উপর ইনভেস্ট করা যায়, আর এই ডিপেন্ডেবল তো পুরো ইন্ডিয়ার মার্কেটের উপরই हम्म। এই কোম্পানিগুলো, বেস তো তোমার ইন্ডিয়ান মার্কেট মানে ইন্ডিয়ান কোম্পানি, আর অরিজিনও ইন্ডিয়ান কোম্পানি। यस। তো আমার ইন্ডিয়াতে যখন বিজনেসটা গ্রোথ হবে, তো আমি তো জানি যে এইগুলো গ্রোথ আছে, আমেরিকার মার্কেটেও গ্রোথ আছে এগুলো। তাহলে আমি যদি বেসিক্যালি এখন থেকে যদি ইন্ডিয়ার মানে আমেরিকার মার্কেটে যদি ইনভেস্ট করে দিই হিন্দুস্তান ইউনিলিভার বা ইনফোসিসে, তাহলে অলমোস্ট আমি 80% ইন্ডিয়ার মার্কেটের থেকে মানে কম্পেয়ার করে ডিসকাউন্টে পাচ্ছি।
তো हाँ আলটিমেটলি আমার প্রফিটটা তো 80% প্রফিট আমি পাবো গ্যারেন্টি, তারপরে यस। যেটা হবে সেটা এক্সট্রা। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू से जा सकते हो, थोड़ा सेफ हो जाता है ना। হ্যাঁ, সেটাও সেভ হয়ে যায়। আর তুমি এটার কথা বললে এনএফি বিএফি বলে, তাই জন্য আমার माथाতে এলো। यस यस, तो जित देख अभी क्या है आर्बिट्रेज कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे आर्बिट्रेज का खेल खेलता है। अब किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज बीएसई में 546 में है और एनएसई में, ये डिमांड सप्लाई के कारण होता है। दोनों मार्केट अलग है, बीएसई अलग है, एनएसई अलग है। हाँ, तो डिमांड सप्लाई के बेसिस में दाम में हेरफेर दिखता है, ये थोड़ा ज्यादा दिख गया। नॉर्मली आप कोई भी स्टॉक चूज करोगे ना, आपको आप कोई भी स्टॉक देखोगे ना, आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, जैसे रिलायंस ही देख लो, कंट्रोल में जाने से दोनों दिखाता है ना। হ্যাঁ হ্যাঁ, चलो मनी ওই कंट्रोल में चल सकते हैं। টিকার ট্যাপও খুলে নাও, টিকার ট্যাপ। टिकट टेप में भी दिखाएगा दोनों, হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখাচ্ছে। दोनों मार्केट दिखेगा। না, আলাদা আলাদা করে দেখতে হবে, একসাথে দুটো দেখায় না কোনো। एक सेकेंड रुको, कोई भी कंपनी को उठाते हैं, रिलायंस 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 इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये किसका दिखा रहा है, ये এটা মনে হয় বিএসি আছে মেবি। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बीएससी एनएससी का। एक सेकंड रुक जाओ, दिखा देते हैं अभी। बीएससी एनएससी बीएससी एनएससी बीएससी एनएससी फोरकास्ट मनी कंट्रोल में दिख जाता है, रुक जाओ, अभी यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। एनएससी बीएससी दोनों ही दिखा देता है। ये कहाँ दिखा रहा है, ये देखो, एनएससी में 2426, बीएससी में 2428 दिख रहा है सर, देखो एनएससी में 2426 मौसमी नील दिखाई दे रहा है ना। बीएससी में 2428, फ्यूचर मार्केट में थोड़ा चेंज दिखेगा आपको, ये देखो फ्यूचर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो मैं जिसका मैं बात कर रहा था, जिसका काफी डिमांड है, इक्विटी डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट में चलता है, थोड़ा सा अलग, मतलब बहुत अलग नहीं है, जो कैश मार्केट को ही बेसिकली कॉपी करके फ्यूचर में चलता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर मार्केट में इसका दाम चल रहा है 2434, ठीक है 2434, यहाँ पर 2426, यहाँ पर 2428, यहाँ पर 2434, ठीक है। और बस यही है, यहाँ पर ऑप्शंस मार्केट भी एक है, ऑप्शंस मार्केट के इसका चल रहा है 60, ठीक है। तो ये सब आपको आगे आगे समझना पड़ेगा, फ्यूचर क्या है, ऑप्शंस क्या है, ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये सब मार्केट कैसे काम करता है। आप बेसिकली कैश मार्केट जो दोनों है हमारा, एनएससी बीएससी, इसी को भी समझो। बाकी जब आप लोग, जैसे मैं मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक से स्टार्ट करेंगे सर, मतलब जो कमिंग वीक से इक्विटी डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बहुत लोगों को जॉब को रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैं स्टार्ट करूंगा, और टेक्निकल एनालिसिस भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। वो सब तो धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे सब, लेकिन जॉब रिक्वायरमेंट में इक्विटी डेरिवेटिव में इसी वीक से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, तो आपने क्या देखा, जैसे यहाँ पर मैं किर्लोस्कर इंडस्ट्री में दिखा रहा हूँ कि स्टॉक एक सस्ता मार्केट है और एक महंगा मार्केट है, तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 16 रुपीज। जैसे यहाँ पर मैंने रिलायंस दिख रहा था 2 रुपीज का, द अबव इज एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करेगा, ऑल यू हैव टू डू इज बाय किर्लोस्कर इन BSE and sell the same stock in NSE at 562.4. After all, it is the same asset but two different prices in two different markets. एसेट वही है बट दोनों मार्केट में अलग डिफरेंस है, ठीक है। सो अब आपको समझ में आ रहा है सर ये कैसे होता है। इफ वन वे टू एग्जीक्यूट दिस ट्रांजैक्शंस वेल, देन 16 रुपीज प्रॉफिट इज मोर और लेस गारंटेड, है ना। A mutual fund scheme that manage money by mostly chasing such arbitrage opportunity in the market is called arbitrage fund. तो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज इस तरह के मतलब मैटर में चेज करते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहता है, उनको आर्बिट्रेज फंड कहा है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। आगे देखो सर,
So while we looked at one type of arbitrage opportunity in previous sections, in reality there are many types of arbitrage opportunity in the market. हम लोगों ने सिर्फ BSE NSE देखा, but various kinds of opportunity arbitrage market में दिखता है. For instances, one of the most attractive arbitrage opportunity, most attractive mutual fund looks for the spot future arbitrage. ठीक है, spot future arbitrage, spot market, future market arbitrage, wherein the future trades at a price which is significantly away from its fair value when compared to its underlying price. In other words, at any given point, the fund is continuously long or short on the stock in either the equity or future market. ठीक है, मतलब क्या होता है, मैं आपको अभी दिखा रहा था ना, 2434 in future market. So did the above line confuse you? Let me elaborate this in a bit, just give you a clarity on what happens under the hood of an arbitrage fund. Take a look at the snapshot. चलो मैं आपको दिखाता हूँ. लेकिन हाँ, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्लास कर लेते हो ना सर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ये भी एक मार्केट का एक रूप है सर. ठीक है, मार्केट का बहुत रूप है, ये एक मार्केट का एक और एक रूप है. ठीक है, तो मारुति BSE में चल रहा है. मारुति स्पॉट मार्केट में स्टॉक प्राइस ऑफ मारुति चल रहा है 18 जून 2020 का डेटा है 5714 5714.40 पैसा. ठीक है, हाउएवर मारुति फ्यूचर बता रहे हैं, फ्यूचर में 5735 करके चल रहा है. डिफरेंस बिटवीन कैश मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट कितना हो गया सर? 18 जून का फ्यूचर बता रहे हैं 5736, 18 जून का कैश मार्केट बता रहा है 5714. ठीक है, तो कितना डिफरेंस हो गया? 21.2. हेलो सर, समझ में आ रहा है ना? अभी अभी रिलायंस में भी मैंने आपको दिखा रहा था, उसी का मैं थोड़ा यहाँ पर आपको कैलकुलेशन के वे में बता रहा हूँ. समझ में आया इतना तक? क्या रे सुमी, मौसमी, नील, आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? यस सर. ठीक है, अब देखो सर, अभी आप लोग बोलोगे सर फ्यूचर मार्केट कैसे काम करता है, वो मैं अभी आपको समझाने बैठूंगा तो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही बात करना पड़ेगा. बस इतना समझ लो, एक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, कि फ्यूचर में कोई स्टॉक कितना जा सकता है उसके ऊपर बेस करके मार्केट में भी डिमांड सप्लाई चलता है. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली फ्यूचर मार्केट का मार्केट प्राइस को बढ़ाता है या कम भी करता है. ठीक है, कम भी हो सकता है फ्यूचर में, ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको दिखेगा जिसपे फ्यूचर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है स्पॉट मार्केट को. ठीक है, लेकिन मेन बेस जो है वो स्पॉट मार्केट है. अब देखो सर, ये आर्बिट्रेज समझने के बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा. तो ये जो 21 टका 20 पैसा, द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड फ्यूचर इज कॉल्ड द स्प्रेड. फ्यूचर के साथ कैश का जो डिफरेंस है इसको स्प्रेड कहते हैं और द बेसिस कहते हैं. वन कैन कैप्चर द स्प्रेड बाय सेटिंग अप एन आर्बिट्रेज. रिमेंबर, the thumb rule in arbitrage is to buy the asset in the cheaper market and sell the same asset in the expensive market. thumb rule क्या है? सस्ता मार्केट में खरीदो और महंगा मार्केट में बेचो. सो आप क्या करोगे? बाई मारुति 5714 इन द कैश मार्केट एंड सेल मारुति फ्यूचर्स एक्सपायरिंग इन जून. एक्चुअली ये सब एक्सपायरिंग करके होता है सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरह का फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डेट रहता है. आप NSE में जाओगे, BSE में जाओगे, आपको ये सब फ्यूचर का बहुत सारा चीजें दिखाई देगा. ठीक है, तो मतलब कब कितना फ्यूचर चलता है ये सब. जैसे आप अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्लास में स्टार्ट करूंगा सर, मैं इसी वीक से स्टार्ट करूंगा, मतलब संडे ऑनवर्ड्स में स्टार्ट करूंगा, मे भी कल से भी स्टार्ट कर सकता हूँ. तो अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे ना तो आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा ऑन दैट टाइम कि फ्यूचर कैसे कैसे काम करता है. ठीक है, बट इतना अभी समझ लो कि भविष्य में इसका दाम ऐसा हो सकता है, ये मार्केट में डिमांड चल रहा है. सो मारुति को आप परचेस करो कैश मार्केट में इतने दाम पे, ये आर्बिट्रेज है. ठीक है, सेल मारुति फ्यूचर एक्सपायरिंग इन जून at the rate 5736.35.6. So it is important to ensure the above transaction is simultaneously executed. ये चीज देखना है कि दोनों ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली हो, एक ही साथ, मतलब लगातार. Once you do, you have locked in the spread and it no longer matters where Maruti trades because the spread of 21.6 is guaranteed. ठीक है, you have locked in the spread and it is no longer matters where Maruti trades. कहाँ Maruti trade कर रहा है doesn't matter, आपको 21.6 मिल जाएगा. ठीक है, अच्छा अब बात क्या है सर? सर ये सब आपको जब आप लोग मार्केट में आओगे ना तो फ्यूचर का अकाउंट ओपन करना पड़ता है और आप आराम से इसको समझ पाओगे ऑन दैट टाइम. लेकिन यहाँ म्यूचुअल फंड कंपनी भी आर्बिट्रेज ऐसे कर सकता है. So it is important to ensure the above transaction is simultaneous. The key here is the fact that on the expiry day, जब फ्यूचर का एक्सपायरी डे आता है, फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है. एक्सपायरी डे में मारुति इन कैश एंड फ्यूचर will trade at a single price unlike today. कैसे है मैं आपको समझाता हूँ.
The phenomena is called cash future convergence. So this trade has to be unowned or squared off or closed on the expiry day. For example, assume on the expiry day, Maruti traded 5780 in both the cash and future market. जब एक्सपायर हो रहा है, जिस दिन मारुति का फ्यूचर एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायरिंग डेट के दिन, कॉन्ट्रैक्ट का जिस दिन एक्सपायरी है, उस दिन 5780 में ये फ्यूचर मार्केट में भी चल रहा है और ये कैश मार्केट में भी 5780 ही चल रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैश फ्यूचर का कन्वर्जेंस. मतलब कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट एक दूसरे के साथ मतलब कन्वर्जेंस हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या सिचुएशन होता है वो देखो. सर आपने बाय किया था कितना, 5714 में, आपने सेल किया करोगे एक्सपायरी में 5780 में. आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बता रहा है सर, 5780 माइनस 5714 इक्वल्स टू 65.6. तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है सर, आपको प्रॉफिट हुआ 65.6. ठीक है, एक्सपायरी डेट का बात कर रहा हूँ सर. नाउ फ्यूचर मार्केट ट्रेड देखो, ये कैश मार्केट ट्रेड था, अब फ्यूचर मार्केट ट्रेड देखो सर. फ्यूचर मार्केट में क्या हुआ, फ्यूचर मार्केट में आपने सेल कर दिया, 5736.6 में, और जब आपका ये एक्चुअली शॉर्ट सेल हो गया सर, आपने पहले सेल कर दिया था ना फ्यूचर मार्केट में, आपने क्या कर दिया था ये देखो सर, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. आपने 5714 में परचेस किया था ना, लेकिन इसको साइमल्टेनियसली आपने फ्यूचर मार्केट में क्या कर दिया था, सेल कर दिया था ना सर. हेलो, 5735.6 में आपने सेल कर दिया था, इसको शॉर्ट सेल कहते हैं. आप ऐसे सोचो कि इसको शॉर्ट सेल, पहले सेल करोगे तो फिर आपको जब एक्सपायरी होगा तो बाई करना होगा फ्यूचर मार्केट में. ठीक है, तो 5735 में जैसे ही आपने सेल कर दिया था, अब जब एक्सपायरी हुआ अब बाई करो, बिकॉज एक लेग अगर सेल होगा तो दूसरा लेग आपको बाई करना ही होगा. ये सब स्टॉक मार्केट बेसिक्स के अंदर भी मैं समझाता था शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट में. सुमित को याद होगा, सुमित स्टॉक मार्केट बेसिक्स याद है? हाँ दादा. ओके, अच्छा बाकी ऐसा नील मौसमी आप लोगों को भी ना स्टॉक मार्केट का मैं बेसिक क्लास शेयर कर लूँगा. आप लोग प्लीज स्टॉक मार्केट बेसिक्स को इम्प्रूव कर लीजिएगा. ठीक है, अच्छा मेरे को बस याद दीजिएगा सर, स्टॉक मार्केट बेसिक क्लास शेयर कीजिए. अच्छा, सेल एट द रेट 5735.6 और बाई करना है आपको 5780 पे, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा फ्यूचर मार्केट में, 5735.6 माइनस 5780, तो आपने कितने का लॉस खाया सुमित? हेलो, हाँ, कितने का लॉस हुआ आपको? बोलो एक बार बोलो. 5735. हाँ, तेरा 5735. हाँ. ये तेरा फर्स्ट लेग था. हाँ, हाँ. मतलब तुमने फ्यूचर मार्केट में पहले सेल कर दिया था क्योंकि तुमको लग रहा था ठीक है बेच देते हैं, लेकिन जब हाँ. एक्सपायर होगा तब आपको बाई करना है. तो एक्सपायरी डेट हाँ. आया, ठीक है, जून का, और आपने बाई कर दिया, और बाई करना ही है आपको. एक्सपायरी डेट जो कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ था, तो 5780 का डेट में এই তোমার हो रहा है. এই তাহলে এই গ্যাপটা যেটা রয়েছে এই 44.40 পয়সা এটাই তো यस, আমার. ये आपका क्या हो गया, लॉस हो जाएगा ना, बिकॉज आपको ज्यादा दाम में खरीदना पड़ रहा है. ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था इसमें आपको ज्यादा दाम में खरीदना पड़ रहा है. হ্যাঁ হ্যাঁ. सो आपका তবে 44. এটা हाँ. উল্টো हाँ बोल. এটা যদি উল্টো হতো তাহলে এটা 44.40 পয়সা প্রফিট হতো. हाँ लेकिन हाँ ठीक है, प्रॉफिट तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन देखो आप कैश मार्केट में आपने प्रॉफिट किया ना सर, आपने बाई किया था 5714 में, आप सेल कर दिया 5780 में, है ना. হ্যাঁ. कैश मार्केट में आपने सही किया, ठीक है, आपने 65 का प्रॉफिट किया, लेकिन फ्यूचर मार्केट में आपने सेल कर दिया 5735 में और बाई करना पड़ा आपको 5780 में. ठीक है, बिकॉज ये फ्यूचर मार्केट था, आपने शॉर्ट किया था. अब क्या हो रहा है देखो, अल्टीमेटली आपका इफेक्ट क्या हो रहा है देखो, आपने दोनों जगह में ट्रेड किया था, बहुत अच्छा, आपने कैश मार्केट में भी ट्रेड किया, आपने फ्यूचर मार्केट में भी ट्रेड किया. Here you make a loss of 44.4. So on the hand you make a profit 65.6. Other hand you make a profit of 44.4. But overall you make a profit of 21.2. 65 से 44 को माइनस करो, मतलब 21.2 का जो ओवरऑल प्रॉफिट आपका हुआ, ये आप तो पहले ही देख लिया था कि आपका 21 का प्रॉफिट हो रहा है, 21.2 का. याद करो, ये देखो सर, 18 जून 2020 को द स्टॉक प्राइस ऑफ मारुति 5714 पर शेयर, मारुति फ्यूचर ट्रेडिंग 5735,
डिफरेंस क्या हो गया कैश एंड फ्यूचर का 5735.6 माइनस 5714.4, ठीक है। फ्यूचर था 5735, कैश था 5714, ठीक है। तो फिर ये जो आर्बिट्रेज हुआ 21.2 का ही आपको प्रॉफिट दिया था। यहाँ पर आपने दोनों अलग अलग मार्केट में खेल खेला साइमल्टेनियसली और अल्टीमेटली आपने कितने का प्रॉफिट किया 21.2 का ही। समझ में आया सर? ये थोड़ा थियोरेटिकली समझ में इतना नहीं आएगा, जब प्रैक्टिकली करोगे ना स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड करता है, ठीक है। So the point here is that spread is locked and you make that no matter what happens, spread lock हो जाता है, जो भी हो जाए। I would encourage you to do the same math, a few other price points, आप देखना कि क्या होता है। So of course there are other technicalities like rollover, transactions cost, execution risk, ये सब है, but there is no point getting into these details, ये सब future and options में बताऊंगा आपको। All you need to do is understand what arbitrage is and what happens in an arbitrage fund। आपको यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, ज़्यादा फ्यूचर में बात कर नहीं पाऊंगा। मेन बात ये है कि आर्बिट्रेज फंड क्या है ये आपको समझ में आ गया, या फिर आर्बिट्रेज फंड से म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कैसे इनकम कर सकते हैं इसका आइडिया मैं आपको दिया। Now have a look at the following. This is an extract of the investment objective of DSP BlackRock Arbitrage Fund. ठीक है? The investment objective of this scheme is to generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market. मैं आपको बता रहा हूँ सर बार बार, डेरिवेटिव मार्केट, ये जो ब्रोकिंग कंपनीज होते हैं ना, इसमें डेरिवेटिव काम बहुत होता है, तभी तो मोतीलाल ओसवाल, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, अपस्टॉक्स, जीरोधा, बहुत सारी कंपनीज है सर मार्केट में, हायर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अगर डेरिवेटिव को समझते हो, सीखते हो, कैश मार्केट को भी जानना पड़ेगा, डेरिवेटिव को भी जानना पड़ेगा। कैश मार्केट मतलब रेगुलर स्टॉक मार्केट, जिसमें आपको दो चीज जानना चाहिए सर, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। एक बात कहूँ सर, जो लोग CS आप पढ़ाई कर रहे हो, CS CMA का फाइनल लेवल में, ये सब ऐसे भी इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, बट वो पार्ट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। बट अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको मार्केट में पैसा लगाना है, कंपनीज में जॉब भी करना है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इक्विटी डेरिवेटिव, ये सब का नॉलेज अभी से लेते जाओगे तो आप जॉब के लिए भी जा सकते हो, NISM क्रैक करके भी जा सकते हो, और CA CMA CS फाइनल लेवल में भी इसको पढ़ाया जाता है। मैं आपको अभी से बोल दे रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोग हैं सर यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल्स का तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग फाइनल में नहीं है, जो फाइनल में आने वाले हैं, उनको भी बता रहा हूँ कि फाइनल में भी ये सब चीज़ पढ़ना पड़ता है। और जो लोग CFA का भी पढ़ाई करना चाहता है फ्यूचर में, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, उन्हें भी यही सब पढ़ना पड़ता है। लिख के रख लो सर, ठीक है, यही सब पढ़ना पड़ता है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, CFA USA का डिग्री है, वहां पर भी सेम चीज पढ़ना पड़ेगा। सर को याद कर लीजिएगा जिसको करना है, ठीक है। अच्छा आगे देखो। So as you can see, the fund simply state that they aim to, मतलब बेसिकली ये क्या करता है, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज विद इन द डेरिवेटिव मार्केट। इन्वेस्टमेंट में आल्सो बी मेड इन अ डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, डेब्ट मार्केट में भी करेगा, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। और डेब्ट मार्केट क्या है बता चुका हूँ ना सर, डेब्ट फंड बता चुका हूँ। हेलो, डेब्ट बॉन्ड, प्लीज टेल मी सर। डेब्ट मार्केट का क्लास हो चुका है ना, म्यूचुअल फंड कराते कराते आपको डेब्ट के बारे में अच्छा खासा आइडिया दिया मैंने। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, मौसमी, नील, सुमित। So now as you can see, the fund simply states that they aim to generate income through the cash and derivative market। फंड का काम क्या है, वो कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट से इनकम जनरेट करना चाहते हैं विदाउट गेटिंग इनटू स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी डिटेल्स। ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं बनाना है। सम ऑफ द फंड्स आल्सो यूज द टर्म लो वोलेटिलिटी रिटर्न्स। कोई कोई बोलते हैं लो वोलेटिलिटी रिटर्न्स, मतलब आपको ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं बनाना है। एक मार्केट में सस्ता चल रहा है, दूसरे मार्केट में महंगा चल रहा है, अब इसका जो डिफरेंस है, जो स्प्रेड है, इसको यूज करके इनकम करो, है ना। यही स्कीम का डिस्क्रिप्शन है। So an arbitrage scheme that seeks to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity market and investment in a short term debt portfolio, ठीक है। A pure arbitrage as this spot futures arbitrage। pure arbitrage क्या होता है सर, spot future arbitrage। spot market में एक दाम चलेगा NSE BSE में, और फ्यूचर मार्केट में चलेगा। is inherently less risky with a predictable outcome। प्रेडिक्टेबल आउटकम मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कितना आउटकम आ सकता है। हेंस इट इज ए नेचुरली लो वोलेटिलिटी, बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन कम है,
low volatility. However, one should not take this at a face value. Yes, if the fund is 100% focused on arbitrage opportunity, अगर कोई fund 100% arbitrage fund में invest करके अपना fund बनाना चाहता है, the low volatility bit would have been valid, but then look at SEBI's definition of arbitrage. Arbitrage fund के बारे में SEBI ने क्या कहा? Scheme following arbitrage strategy, minimum investment in equity and equity related instrument is 65% of the total assets. अगर टोटल उनके पास 100 रुपीज रहेगा तो 65% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में डालना पड़ेगा, ठीक है, बाकी वो किसी और जगह में डाल सकते हैं। और ये ओपन एंडेड स्कीम होना चाहिए और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी में भी इन्वेस्ट करेगा। Arbitrage fund has a minimum 65% of the funds in arbitrage strategy, which implies that they are free to do whatever they want with the balance 35% fund. मतलब बाकी 35% को क्या करना है, उनको फ्री है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। There is no restriction on that. The usual practice of arbitrage fund is to invest the balance 35% in debt funds. Normally क्या है, अगर 65% इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड में जाता है तो बाकी 35% डेब्ट में जाता है। एंड सिंस देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन ड्यूरेशन, फंड्स यूजुअली चेज यील्ड्स, ठीक है, उत्पादन में जाएगा, कितना प्रतिशत वो इंटरनल रिटर्न जनरेट कर सकता है, आईआरआर बोलते हैं सर, वो यील्ड है। नॉर्मली मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिखाता हूँ यील्डिंग जनरेट कैसे होता है। YTM बोलते हैं ना सर, यील्ड टू मैच्योरिटी। आई होप आप सभी को मैं फाइनेंस पढ़ाया, मुझे जितना पता है, आई होप आपको YTM याद आ रहा है। तो गिवन दिस एन आर्बिट्रेज फंड इज नॉट अ लो वोलेटाइल, ठीक है, आर्बिट्रेज फंड इतना भी लो वोलेटाइल नहीं है जितना लो वोलेटाइल लगता है। अब लुक एट द पोर्टफोलियो ऑफ ICICI प्रू आर्बिट्रेज फंड। एक एग्जांपल के तौर पे ये फंड को उठाया गया सर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ICICI प्रू का आर्बिट्रेज फंड है, 31 अगस्त 2021 का है, लेटेस्ट है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब एकदम लेटेस्ट नहीं है, एक साल पुराना, ऑलमोस्ट 1 ईयर एक ओल्ड, बट नॉट एग्जैक्टली। देखो सर, पर इक्विटी शेयर्स में परसेंटेज ऑफ NAV, इक्विटी शेयर्स ऑटो में कितना सारा पैसा डाला हुआ है, ठीक है, 2.10%, उसमें भी ऑटो में अलग अलग कंपनी में, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो एंसिलरी में, ठीक है, ऑटो एंसिलरी मतलब जो ऑटो के साथ कनेक्टेड है, जैसे मादरसन सुमी जो ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, बहुत ही फेमस कंपनी है सर। बैंक्स में अलग अलग बैंक्स में भी पैसा लगा हुआ है, ठीक है, NAV का परसेंटेज बना हुआ है सर, जितना आपका टोटल NAV है उसका परसेंटेज आपको डिस्ट्रीब्यूट किया आपने। तो इस तरह से जैसे आपने अलग अलग फंड में अपना डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, ठीक है, आपने देख पा रहे हैं ना सर, इसमें हर तरह के इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड के अंदर आप अपना पैसा को इन्वेस्ट करके रखें और उसमें आप आर्बिट्रेज भी करते रहते हैं। परसेंटेज ऑफ डेरिवेटिव्स, ये देखो, परसेंटेज ऑफ NAV एंड परसेंटेज ऑफ डेरिवेटिव्स दिखाई दे रहा है ना सर, मतलब उसी पर्टिकुलर स्टॉक का एक कैश मार्केट और एक डेरिवेटिव मार्केट। सो कहने का मतलब यही है कि कंपनी अल्टीमेटली इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में आपका पूरा फंड को परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ऑलमोस्ट 65%, बाकी 35% वो डेब्ट मार्केट में डालता है जो थोड़ा सेफ एरिया है। सो रिस्क तो है इसका। तो एवरी सिंगल इक्विटी पोजीशन इन हेज्ड, इसको बोलते हैं हेजिंग करना। हेजिंग समझते हो? हेज मतलब रिस्क कंट्रोलिंग। रिस्क कंट्रोल करना मतलब एक मार्केट में हाई होगा तो दूसरा मार्केट में लो होगा, और एक मार्केट में लो होगा तो दूसरे मार्केट में हाई होगा। कुछ समझ में आ रहा है सर? कुछ तो होगा, तो कहीं ना कहीं से कमा के लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा ना किस तरह से आपने कैश मार्केट में आपने 65 कमाया तो फ्यूचर मार्केट में आपने 44 गवाया। उल्टा भी हो सकता था, कैश मार्केट में गवाते और फ्यूचर मार्केट में कमा लेते, तो भी कुछ ना कुछ रिटर्न कमा सकते थे। हेलो, अरे समझ में आ रहा है? हाँ दादा। तो दिस इज कॉल्ड हेजिंग, ठीक है। मार्केट से अर्निंग करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना पड़ेगा, फ्यूचर मार्केट को अच्छे से समझना पड़ेगा। जब दोनों मार्केट को अच्छे से समझ जाओगे फिर मार्केट में पैसा लगाना सर, ठीक है। उससे पहले हो सके तो किसी कंपनी में काम कर लेना कुछ दिनों के लिए, ठीक है, लाइक मोतीलाल ओसवाल, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, SBI सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, जीरोधा, आप स्टॉक्स, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सैलरी भी मिल जाएगा, कुछ दिन काम भी देख लेना और फिर अपना एक्सपीरियंस बढ़ा के कर लेना। मतलब ये ऐसे बोल दिया मैंने, अगर आपको काम नहीं करना है आप सीख के खुद से ट्राई करते करते भी सीख जाओगे, लेकिन पहले सीखो तो सही। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बिना सीखे बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देता है,
अरे भाई पहले देखो, सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर इन्वेस्ट करो। फिर बोलेगा मार्केट ये है, मार्केट वो है। अरे भाई देखो ये हेजिंग कितना इंटरेस्टिंग था। हाँ सर, रिस्क को कैसे कंट्रोल कर लिया आपका। तो 65% तो आर्बिट्रेज पोजीशंस पे था, बैलेंस 35% उसका डेब्ट होल्डिंग में था। ये देखो सर, आपका फंड जो था 35% डेब्ट होल्डिंग में, जिसमें आप देख सकते हैं सर 31% इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सोवरिन है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में मैं आपको और क्या बताऊं सर, कितना बोला आप लोगों को। हाँ, सोवरिन मतलब रेटिंग हाई फाई, पैसा आपका डूबेगा नहीं। तो ये कंपनी का एक अच्छा प्रतिशत कॉन्सेप्ट है। टोटल जो इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है एनएवी का, ठीक है, वहां से एनएवी निकाल देते हैं और एनएवी निकाल के जो परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेब्ट फंड में, जो अच्छा खासा बैलेंस कर देता है। So the presence of debt papers is what makes the arbitrage fund risky. How risky may you ask? मतलब कभी कभी आर्बिट्रेज फंड के साथ डेब्ट रहना भी रिस्की हो जाता है, ठीक है। अब कंपनी तो कर देता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए प्रिंसिपल आर्बिट्रेज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का, ये देखिए सर किस तरह से ये डेब्ट फंड में बेसिकली ये गिरा था, ठीक है। समय लगा था, ये 2018 में ये जो गिरा था मार्केट इसका डायरेक्ट प्लान का, इसको उठने उठते उठते 2 साल लग गया सर, ठीक है। रिस्क है, कहीं पर रिस्क होता है, बट ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एनएवी वैल्यू किस तरह से गिरा था। इसका एनएवी चल रहा था सिर्फ 11.72, 11.7, 11.6, वहां से नीचे गिर के 10 के आसपास एनएवी आ गया था। और एनएवी कम होना मतलब म्यूचुअल फंड में मुश्किल सर। आपको पता है एनएवी कैसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर से एनएवी का चर्चा करूंगा, ठीक है, एनएवी का चर्चा मैं फिर से करूंगा। ऐसे मैं पहले भी चैप्टर 7 में एनएवी के कॉन्सेप्ट में बात कर चुका हूँ, बट डोंट वरी, मैं फिर से एनएवी के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे और मतलब इसके बाद मैं म्यूचुअल फंड में जब कंप्लीशन स्टेज में आ जाऊंगा तब मैं फिर से बात करूंगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रिंसिपल आर्बिट्रेज फंड हेल्ड ए कंसंट्रेटेड डेब्ट पोजीशन इन डीएचएफएल बॉन्ड्स, ठीक है। इसका डीएचएफएल बॉन्ड में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, which DHFL defaulted upon sometime in October। DHFL का डिफॉल्ट के स्टोरी 2018 के टाइम पे बहुत मार्केट में चर्चा हुआ था। सुमित को याद होगा उस टाइम पे हम लोग स्टॉक मार्केट बेसिक्स में क्लास करते थे और डीएचएफएल के बारे में बात करते थे। दीवान दीवान हाउसिंग फाइनेंस, याद है ना। दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड। तो ये इसका बहुत बड़ा फेलियर था। और ये जो फंड था प्रिंसिपल आर्बिट्रेज का, इसका दीवान हाउसिंग फाइनेंस में डेब्ट में बहुत अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट था। तो नेचुरली द फंड टुक ए हिट, क्योंकि दीवान हाउसिंग फाइनेंस ने फेलियर कर दिया तो ऑटोमेटिकली फंड को दिक्कत हो गया। एंड एनएवी नोज टाइप, एनएवी 11.6 से गिर के 11.6 से गिर के 10 पॉइंट में आ गया सर, 10 में 10 पॉइंट समथिंग में आ गया। इस तरह से ये जो इसका गिरा है ना, ये इस कारण से गिरा है। ऐसे डेब्ट फंड कई बार गिर जाते हैं सर, अगर कंपनी फेलियर करेगा तो होता है ना। तो ये भी एक तरह का रिस्क है। ऐसा नहीं कि कोई बोलते रिस्क नहीं है, ऐसा गलत बात, रिस्क है, जानना चाहिए ना सर, रिस्क क्या है वो भी जानना चाहिए, तभी तो नॉलेज लेना चाहिए, है ना। नहीं डेब्ट है क्या रिस्क है, क्या बात करते हो भाई। दीवान हाउसिंग फाइनेंस मुश्किल में गिरा तो प्रिंसिपल फंड का क्या हालत हुआ देखो, ठीक है। तो हालत होता है, ऐसा नहीं है। हाँ बोलो। যে কোনো ফান্ডের ডেট ফান্ডের মধ্যে 80% থাকে আর 20% ইকুইটি থাকে। नहीं, वो डिपेंड करता है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में 65% इक्विटी में रहेगा, बाकी डेब्ट में रहेगा। वैसे ये तो হ্যাঁ, যে কোনো নলে উইথাউট মতলব মানে তোমার ইকুইটি কোনো ফান্ডই রিটার্ন দিতে পারবে না, यस एग्जैक्टली। 10% পসিবল না। लेकिन डेब्ट में भी रिस्क होता है, ठीक है, ये भी जानकारी হয়তো लेना चाहिए, ठीक है, डेब्ट में भी रिस्क গভর্নমেন্ট होता है। থাকে, গভর্নমেंट বন্ডের উপরেও রিস্ক থাকে। थोड़ा बहुत, बहुत ही कम। गवर्नमेंट बॉन्ड में रिस्क सबसे कम है, मतलब आप आंख बंद करके रख सकते हो। बाकी केस में, प्राइवेट केस में आप जरूर सोचिएगा कि कुछ भी हो सकता है। In all fairness, 5.22% is not a big hit, but the problem is the time spent of recovery। 5.22% इसका फंड में मतलब नीचे गिरा था, ये जो एनएवी गिरा था 5.22% में गिरा था, लेकिन इस 5.22 को रिकवर करने में 2 साल लग गया सर, 1.5 ईयर मोर, ठीक है। तो फिर बेसिकली बात है सर, द चार्ट टीचेस अस 3 लेसन्स अबाउट द आर्बिट्रेज फंड। As many investors believe, arbitrage funds are not risk free thanks to the debt component। There is an element of risk, ठीक है, डेब्ट के कारण रिस्क होते हैं, बट नॉर्मल आर्बिट्रेज में रिस्क बहुत ही कम है। रिटर्न्स ओवर इन द रेंज ऑफ अबाउट 5 to 7%। अगर आपको आर्बिट्रेज में आना है तो मोटा मोटी 5-7% का रिटर्न रहते हैं, विच कैन गेट वाइप्ड आउट इन ए सिंगल शॉट इन इफ थिंग्स गो रॉन्ग। लेकिन अगर आपका सही डिसीजन नहीं होता है
तो पूरा का पूरा पैसा इधर उधर हो सकता है म्यूचुअल फंड कंपनीज का भी। रिकवरी टेक्स टाइम, hence it is prudent to have a long term investment horizon while investing in arbitrage fund में आपको लंबा समय के लिए रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप आर्बिट्रेज फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है तभी आप आर्बिट्रेज में आइए, आपको रिटर्न दिखेगा। जो भी हो, थोड़ा बहुत मैंने डराया आपको। द गुड पार्ट ऑफ एन आर्बिट्रेज फंड इज दैट इट बिहेव्स एज अ डेब्ट फंड बट गेट्स टैक्स्ड एज एन इक्विटी फंड। विल हैव अ चैप्टर डेडिकेटेड टू द म्यूचुअल फंड टैक्सेशन। आगे मैं आपको म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के बारे में बात कर लूंगा। बेसिकली गेन्स फ्रॉम इक्विटी फंड सोल्ड विद इन 12 मंथ्स, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इनकम टैक्स क्लास लग रहा है आप लोगों को? हाँ सर, इनकम टैक्स क्लास में हम लोग बहुत बात करते हैं। 12 महीने के अंदर करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% रेट है इसमें, STCG है ना, ST111A। गेन्स फ्रॉम इक्विटी फंड अगर 12 महीने के बाद सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल, इसमें 10% टैक्स लगता है, ठीक है, आफ्टर एन एग्जेम्पशन ऑफ 1 लाख। यस सर, आफ्टर एन एग्जेम्पशन ऑफ 1 लाख, उसके बाद आपको बाकी में टैक्स देना होगा। Gain from debt fund held for less than 36 months is treated as short-term capital gains, attracted tax as per investors income tax slab में आएगा। Gain from debt fund held for more than 36 months, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है और उसमें 20% टैक्स लगता है पोस्ट इंडेक्सेशन। आप लोगों को पता है ना इंडेक्सेशन कैसे दिया जाता है? अरे भूल तो नहीं गए? इनकम टैक्स में कैपिटल गेन चैप्टर में हम लोग कितना डिटेल्स में ये सब पढ़ाई करते हैं। फिर मौसमी, नील, इवन सुमित, आई होप कि आप लोगों को याद आ रहा है। दादा ओके सर। बेसिकली आर्बिट्रेज फंड प्रॉब्लमेटिक नहीं है सर। When you look for an arbitrage fund, it is essential to look at the debt component of the portfolio. Ensure the fund does not have concentrated debt positions, मतलब किसी एक में बहुत ज्यादा debt नहीं डाला, and also ensure that there are no papers which are belong to investable grade, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो investable grade के अंदर आता है। Also, it is crucial to confirm that the arbitrage fund is not holding any unhedged equity positions because this defeats the purpose of an arbitrage fund. ठीक है, तो बेसिकली आर्बिट्रेज फंड क्या है, कंपनी कैसे आर्बिट्रेज से पैसा कमाते हैं, इसका आइडिया मैंने दे दिया। नॉलेज की खातिर आप जीरोधा कॉइन में जाइए, नॉलेज की खातिर आप एटी मनी पे जाइए, मनी कंट्रोल में जाइए, जहां मर्जी जाइए और जाके देखिए कि किस तरह से आर्बिट्रेज फंड करेंटली मार्केट में परफॉर्म कर रहा है। और आप भी थोड़ा बहुत ट्राई करके SIP वगैरह कर सकते हैं, नो इशू विद दैट। जैसे एक्सिस आर्बिट्रेज का परफॉर्मेंस लास्ट 1 साल से काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इसमें आप मंथली SIP भी कर सकते हो, लेकिन आप जानकारी लेके थोड़ा थोड़ा करके रिस्क उठा के फिर आप जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो गुड फॉर योर नॉलेज, आप अच्छा खासा डिसीजन ले सकते हो नॉलेज के साथ। अपने क्लाइंट को भी आप अच्छा सजेशन दे सकते हो। अगर आप NISM क्रैक करके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हो या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जैसे मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस वगैरह, ये सब भी म्यूचुअल फंड कंपनीज की तरह काम करते हैं, तो इनको भी NISM क्रैक करने वाला म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम मतलब क्रैक करने वाला कैंडिडेट चाहिए होता है। NISM इज मस्ट इन एवरी केस अगर आपको कंपनी के लिए जॉब करना है तो। खुद के लिए अगर आप सर्टिफिकेशन देखना चाहते हो तो भी है, ठीक है, चाहे आप कोई भी बन जाओ, आपको NISM देना पड़ेगा जब भी आप इस तरह के कंपनी में अपॉर्चुनिटी लेके जॉब करना चाहोगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी डेरिवेटिव हो। इक्विटी डेरिवेटिव में अभी बहुत ज्यादा मार्केट जॉब है सर। म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो देयर, इवन खुद के प्रैक्टिस के लिए भी म्यूचुअल फंड जरूरी है। ओके सर, मैंने मोटा मोटी आपको अलग अलग फंड के बारे में ना बहुत डिटेल्स में बता दिया इतना दिनों में। अब थोड़ा सा कंप्लीशन स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सर मेजरिंग म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, ठीक है, मेजरिंग म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है इसका नॉलेज लेना चाहिए ना, तो चलो ना कोशिश करते हैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेट करना सीखते हैं। आपको इस 3 चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसके अंदर मैं सिखाने का कोशिश करूंगा। एक का नाम है सर CAGR, जो आपको मैं नॉर्मली फाइनेंस के क्लास में ही सिखा देता हूँ, एब्सोल्यूट रिटर्न, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में भी सिखाता हूँ। एक स्पेशल है जो एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का बात करता है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। So anyway, I think we are now one step closer to understand how one can build a mutual fund portfolio. अगर आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, आपके फैमिली के लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, या फिर अपने क्लाइंट के लिए, या फिर अपनी कंपनी में काम कर रहे हो,
डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स होते हैं लोगों का। बिफोर वी गेट इनटू द बिल्डिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वी मस्ट स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड फ्यू म्यूचुअल फंड मेट्रिक्स। कुछ मेट्रिक्स के ऊपर हम लोगों को नॉलेज लेना चाहिए दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड्स बेटर एंड द वेज टू डिफरेंशिएट गुड फंड्स फ्रॉम द नॉट सो गुड फंड्स। अच्छा फंड और उतना अच्छा फंड नहीं है, इसके बीच में डिफरेंशिएट करना आपको सिखाएगा। सर क्या मैट्रिक्स है, जल्दी बताइए। कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा फंड अच्छा नहीं है, इसके लिए क्या मैट्रिक्स यूज किया जाता है? वेट सर, सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। द मेट्रिक्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आर कॉल्ड मेंशन इन द म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट्स। ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट्स के अंदर भी रहता है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट्स निकालिए। मैंने आपको फैक्ट शीट्स के बारे में पहले भी बात किया। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने, ये मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ एक फंड था, ये आपका पराग पारिक का, ठीक है। तो इसमें से ही मैं दिखा रहा था। जब भी आप कोई फंड को चेक करोगे ना तो उस फंड के अंदर आपको मैट्रिक्स बहुत जगह में आपको दिखाई देगा। फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंड कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, फंड का नाम के बारे में और मैं क्या बताऊँ, मैं आपको अलग अलग फंड के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ। लेकिन जब बात आता है मैट्रिक्स का, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स दिखाई दे रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फैक्ट शीट्स के अंदर दिखाई देगा, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, ये भी फिर भी समझ में आ जाएगा। एंट्री लोड क्या है, एग्जिट लोड क्या है, आई विल डिस्कस इन लैटर, धीरे धीरे सब बताऊंगा। क्वांटिटेटिव इंडिकेटर में बीटा क्या है, एसडी क्या है, शार्प रेशियो क्या है, पोर्टफोलियो टर्नओवर, एक्सेल टर्नओवर कितना दे रहा है, ठीक है। ये देखो एक्सेल में, ठीक है, इक्विटी आर्बिट्रेज, इंक्लूडिव इक्विटी आर्बिट्रेज, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिकली अलग अलग टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जो आपको फंड को विचार करने में हेल्प करेगा, ठीक है। कितना रिटर्न दे रहा है, आप देखें यहाँ पर एनुअल रिटर्न, कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न। तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस में आपका फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना परसेंटेज रिटर्न दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना सर। कभी निफ्टी 500 का बेंचमार्क के यूज करके, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस लमसम में, और नीचे देखिए आप, ये आपका है एसआईपी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एक तरह से कैलकुलेट किया जाता है और एसआईपी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एक तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ सर, जैसे यहाँ पर सीएजीआर रिटर्न के बारे में बात कर रहा है ना, सीएजीआर रिटर्न, ठीक है। और अगर आप एसआईपी के देखोगे यहाँ पर एक्सआईआरआर के बारे में बात होगा। एक्सआईआरआर यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, नॉर्मली रहता है ऐसा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको सीएजीआर से ही समझा देता हूँ, एक्सआईआरआर क्या है वो भी बता देता हूँ। लेकिन क्या आपको दिखाई दे रहा है, जब भी आप फैक्ट शीट्स को रेड करोगे ना तो आपको रेड करने के लिए ये सब मैट्रिक्स आना चाहिए ना। हेलो, क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है सब? हाँ दादा। थैंक यू सर। नाउ द मैट्रिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट्स में इसका मेंशन होता है एंड फ्यू अदर्स आर मेंशन इन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। मॉर्निंग स्टार, वैल्यू रिसर्च बोल के एक वेबसाइट है, आप फॉलो कर सकते हो। You need to pick and choose the right set of metrics to learn the ignore the pointless ones. Even आप अगर इसमें यहाँ पर भी देखोगे ना, ये सब जगह में भी आपको ये सब मैट्रिक्स दिखाई देगा। ये देखो ट्रेलिंग रिटर्न्स एंड रैंक्स, ठीक है, रैंक विद कैटेगरी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड में रिटर्न्स, ठीक है, आर्बिट्रेज रिटर्न्स, ये सब हर फंड के अंदर कोई कोई अलग अलग वेबसाइट अलग अलग तरीके से बताते हैं। बट मैट्रिक्स का नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। मतलब बेसिकली रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर रहा है, एसआईपी के थ्रू से कैसे कर रहा है, लमसम के थ्रू से कैसे कर रहा है, ये सब नॉलेज के साथ आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। रिटर्न कैलकुलेशन इज अ वेरी वेरी वाइटल पार्ट। ओके, चलो सर, जैसे कि ओवर दी नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स हम लोग टेक्निकल मैटर में बात करेंगे, ठीक है, बहुत ही टेक्निकल मैटर में बात करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो आपको अलग अलग एएमसी के साइट में डिफरेंट स्कीम में आपको दिखाई देगा। एज ए म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स आपको इसका नॉलेज अच्छे से लेना चाहिए। जैसे रिटर्न में तीन तरह का रिटर्न होता है, एक एब्सोल्यूट रिटर्न, एक सीएजीआर और एक एक्सआईआरआर। एब्सोल्यूट रिटर्न इज वेरी सिंपल, सीएजीआर के बारे में आपको फाइनेंस में मैं बता चुका हूँ बट फिर भी बोलूंगा, डोंट वरी। एंड एक्सआईआरआर का जो कॉन्सेप्ट है वो सीएजीआर का ही एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है। बेसिकली नाम ही है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सीएजीआर का एक इतना सोचो कि
एक रिस्ट्रक्चरिंग CAGR है जो एक्सेल सीट में निकाला जाता है। मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कि एक्सेल सीट में कैसे किया जाता है। एक्सेल सीट मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल एक्सेल सीट, डिफरेंट एक्सेल सीट्स में। सर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे रोलिंग रिटर्न्स के बारे में जानेंगे, एक्सपेंस रेशियो के बारे में जानेंगे, बेंचमार्किंग के बारे में जानेंगे, एग्जिट लोड, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशंस, बीटा, शार्प रेशियो, कैप्चर रेशियो, ऐसे अलग अलग टेक्निकल मैटर्स में बात करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड को जब भी देखोगे, पढ़ोगे, ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेने का कोशिश करोगे, आपको हर मैटर समझ में आ जाए। So of course along the way if I feel I have missed the important metrics, अगर कुछ ऐसा important metrics छूट जाएगा तो मैं आपको आगे आगे अपडेट दे दूंगा। मेजरिंग म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस, अगर आपको म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस मेजर करना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स often get confused with the way returns are measured across investments. Most investors apply the standard return measurement technique across all types of investment. Doing so leads to wrong return calculations and therefore wrong analysis. कई बार क्या होता है सर, रॉन्ग रिटर्न कैलकुलेशन के कारण आपका एनालिसिस रॉन्ग हो जाता है। एज ए इन्वेस्टर्स एज वेल एज एन एडवाइजर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। सो रिटर्न मेजरमेंट इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स while analyzing a mutual fund. We should start our discussion with the basic concept of return measurement. ठीक है सर, आज सारा नहीं करेंगे, आज तो मैं आपको बेसिक बात करके छोड़ूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बाकी बात कंप्लीट करूंगा। So for the sake of this discussion, I will assume that you are familiar with the systematic investment plan, that is SIP. I guess the AMCs and the regulators have managed to do a phenomenal job at conveying the concept of SIP at every taxpayers in the country. आज के डेट में SIP एक बहुत ही पॉपुलर हो गया है। SIP, SWP, STP, there are lots of things. Systematic investment plan, ठीक है, बेसिकली मंथली EMI के जैसा म्यूचुअल फंड बढ़ाना। सो आई विल नॉट स्पेंड टाइम SIP के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। इफ़ यू आर नॉट फैमिलियर विद SIP, आप गूगल करो, बहुत SIP के बारे में आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। बट एक सिंपल तरीके से अगर आप अपना रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो चीज़ें करना होगा, दो कॉन्सेप्ट है सर एक्चुअली रिटर्न कैलकुलेशन करने के लिए। मैं आपको इतना बता देता हूँ आज, लमसम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैलकुलेशन एक तरह से होता है और SIP का रिटर्न कैलकुलेशन एक तरह से होता है। ठीक है, ये दोनों चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में समझाऊंगा। ठीक है, सो डोंट वरी, ये तो मैं आज थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि रिटर्न कैलकुलेशन कितना जरूरी है। तो लम सम इन्वेस्टमेंट में आप कैसे रिटर्न कैलकुलेट करोगे और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में मतलब SIP के थ्रू से आप कैसे रिटर्न कैलकुलेट करोगे और दोनों रिटर्न के बीच में डिफरेंस कैसे समझ पाओगे, वो दोनों चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। हाँ बोलो सर। वही पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ऑब्वियसली पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मैं नेक्स्ट क्लास में बोल दूंगा। ओके सुमित, ठीक है, आज नेक्स्ट क्लास में बोल दूंगा, मैं दोनों चीज कैलकुलेशन करके सिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं नोट्स भी रेडी रखा, देखा ना, व्हाट इज XIRR इन म्यूचुअल फंड्स और उसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और XIRR कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बेसिकली SIP के लिए यूज किया जाता है। तो डोंट वरी, नोट्स भी रेडी है, मैं देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका डिटेल्स जानकारी दूंगा सर। ठीक है, बिकॉज आज एक साथ इतना सारा चीज मतलब शुरू करेंगे तो एंड करना चाहिए, तो आज स्टार्ट करेंगे ना तो एंड करते करते बहुत देरी हो जाएगा, इसलिए मैं सोचा कि आज और इसका स्टार्ट नहीं करते, इसको बारे में मैं बता दिया आपको कि म्यूचुअल फंड रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका कंप्लीशन करूंगा और इस तरह से जो भी आपको मैं बताया टेक्निकल चीज़ है, ये जैसे ही खत्म हो जाएगा म्यूचुअल फंड भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ लो, हम लोग अभी म्यूचुअल फंड को धीरे धीरे क्या करेंगे, रोल करेंगे, मतलब बेसिकली कंप्लीशन स्टेज में आ गया है सर। अभी धीरे धीरे 3-4 क्लास में आई होप कि ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच जाएंगे सर। उसके बाद जिनका जिनका एग्जाम है ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस रेडी करना चालू कर दिया, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन शेयर करूंगा। आप लोग NISM का एग्जाम जिनका है वो दे दो, ठीक है, प्रिपेयर करना चालू करो। और मैं इक्विटी डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहा हूँ और टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव फॉर बोथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और मार्केट में बहुत जॉब का ट्रेंड है, मोतीलाल ओसवाल में बहुत ज़्यादा अभी खालीपन है बता रहा है, और टेक्निकल एनालिसिस आप लोग जानते हो मार्केट में रेगुलर मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग वो सब क्लास भी ज्वाइन करना चाहोगे तो मुझे बताना। ठीक है सर, और बाकी म्यूचुअल फंड को घर में पढ़ते रहिए सर। ठीक है, घर में पढ़ते रहिए। কাল থেকে কি ইকুইটি ডেরিভেটিভটা স্টার্ট করবে? मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं कल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं कल सुबह तक बता दूंगा। ठीक है, कल ঠিক सुबह আছে, तक बता दूँ, मुझे হোয়াটসঅ্যাপ थोड़ा शिफ्ट है। बोल, বলছি হোয়াটসঅ্যাপ করে দিও। हाँ व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है। ওকে দাদা।
আর তুমি ওই যে আমাকে কোশ্চেন গুলো পাঠিয়ে দিও মিউচুয়াল ফান্ডে। यस यस म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन सभी को शेयर करूंगा सर। ठीक। ঠিক আছে, গুড নাইট। ओके सर, गुड नाइट टाटा। राइट सर। हाँ बोलो सर।